हाँ, हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है। जी। मतलब ये कोई आम विषय नहीं है। ये उन अनगिनत रातों की खामोशी, उस अनदेखे संघर्ष और उस असीमित धैर्य की कहानी है जो अक्सर बंद कमरों में कहीं छिप जाती है। हाँ, किताबों के पन्नों के बीच। बिल्कुल, किताबों के पन्नों के बीच आज हम जिस स्रोत का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है द रेजिलिएंट एजुकेटर, अ टेस्टमेंट टू परसिस्टेंस, यानी दृढ़ शिक्षक, दृढ़ता का एक प्रमाण। एक बहुत ही सटीक शीर्षक है ये। हाँ, और हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि एक शिक्षक बनने की राह में, खासकर जब चीजें नियंत्रण में ना हो, तो एक अभ्यर्थी की मानसिकता क्या होती है। और उस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। हम उस असीम धैर्य को डिकोड करेंगे जो शायद इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और जानते हैं, इस स्रोत की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इसमें लिखा है कि शिक्षक भर्ती आए या ना आए, लेकिन पढ़ने वाला अभ्यर्थी कभी हार नहीं मानता। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो लाखों युवाओं के जीने का तरीका है। एकदम सही। और अगर हम इस एक विचार की गहराई में जाएं तो ये वाकई हैरान करने वाला है। कैसे? मतलब आम तौर पर हम परीक्षा को सिर्फ एक टेस्ट मानते हैं कि गए सवालों के जवाब दिए और पास या फेल हो गए। हाँ, बस एक दिन का काम। जी, लेकिन इस स्रोत का जो असली सार है वो ये है कि ये केवल एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने की बात नहीं है। ये तो अनिश्चितता के उस महासागर के बीच अपना दिमागी संतुलन और अपनी मानसिक दृढ़ता बनाए रखने की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। एक मनोवैज्ञानिक चुनौती, बिल्कुल। जरा सोचिए, जब सामने कोई लक्ष्य स्पष्ट ना हो, कैलेंडर पर कोई तारीखी मार्क ना हो, तब भी हर दिन उसी ऊर्जा के साथ उठना और पढ़ना। हाँ, और पढ़ना, ये इंसान के संकल्प की चरम परीक्षा होती है। मनोविज्ञान में हम इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन या विलंबित संतुष्टि कहते हैं। विलंबित संतुष्टि। जी, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं पता कि वो संतुष्टि मिलेगी भी या नहीं, या कब मिलेगी। बिल्कुल, या कब मिलेगी। ये एक ऐसा युद्ध है जो अभ्यर्थी दुनिया से कम और अपने खुद के दिमाग से ज्यादा लड़ता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम इस रोजमर्रा के संघर्ष की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं। हाँ, बस रिजल्ट। उन्हें सिर्फ वो दिन याद रहता है जब रिजल्ट आता है और लिस्ट में नाम होता है। लेकिन स्रोत बहुत ही सटीकता से इस बात को सामने रखता है कि हर सुबह उठकर पढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन यही असली संघर्ष है। यही असली संघर्ष है। जी। अब मैं चाहूंगा कि हम इस सुबह उठने वाले हिस्से पर थोड़ा ठहरें। बिल्कुल। क्योंकि बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है कि बस सुबह उठना ही तो है। हाँ, लोगों को लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उस स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो सुबह की वो ठंड है, अलार्म बज रहा है और दिमाग के किसी कोने में ये बात घूम रही है कि अगले महीने या शायद अगले 6 महीने तक कोई परीक्षा होने ही वाली है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फिर भी खुद को रजाई से बाहर निकालना, टेबल पर बैठना और फिर से उन्हीं किताबों को खोलना जिन्हें दसियों बार पढ़ा जा चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मोटिवेशन से ज्यादा एक बहुत ही कठोर अनुशासन की मांग करता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मोटिवेशन तो एक बहुत ही अस्थायी चीज है। जी। मतलब आज कोई वीडियो देख लिया तो मोटिवेशन आ गया और कल खत्म हो गया। बिल्कुल, कल खत्म हो गया। लेकिन ये जो बिना तारीख के पढ़ने वाली बात है, ये शुद्ध रूप से अनुशासन है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस पूरे संघर्ष का बिल्कुल अदृश्य होना। अदृश्य होना मतलब किसी को दिखता नहीं है। हाँ, यानी ये किसी को दिखाई नहीं देता। अगर कोई इंसान कोई शारीरिक मेहनत वाला काम कर रहा है, मान लीजिए कोई घर बना रहा है, ठीक है, तो दुनिया को हर दिन एक नई दीवार खड़ी होती हुई दिखती है। दुनिया उसका पसीना देख सकती है। हाँ, वो प्रोग्रेस दिखती है। जी, लेकिन एक 8 बाय 10 के कमरे में बैठकर अपने दिमाग की नसों को खींचकर फोकस करने की जो ये तपस्या है, वो बाहर वालों को बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बिल्कुल नहीं दिखती। दिन भर में 10 चैप्टर पढ़ लिए जाए, फिर भी बाहर से देखने में इंसान वैसा ही दिखेगा जैसा कल दिख रहा था। एकदम सही। और यहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, समाज का दबाव। जी, समाज का दबाव। वो समाज का सवाल और दबाव, मुझे लगता है कि हर वो इंसान जिसने कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है वो इस बात से खुद को जोड़ पाएगा। बिल्कुल जोड़ पाएगा। श्रोतो भी इस वास्तविकता को बहुत ही बेबाकी से उजागर करता है कि कैसे लोग बार बार पूछते हैं नौकरी कब लगेगी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल।
हाँ, और मुझे लगता है कि फैमिली फंक्शन या शादियों में जाना तो किसी इंटेरोगेशन रूम में जाने जैसा होता होगा। हाँ एकदम। शांति से खाना खाया जा रहा है और अचानक कोई दूर के रिश्तेदार आके वही सवाल दाग देते हैं कि और आजकल क्या चल रहा है, तुम्हारी वो परीक्षा का क्या हुआ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये एक सीधा वार होता है आत्मविश्वास पर। बिल्कुल, ये किसी पुलिस इंटेरोगेशन से कम नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये सवाल इतना चुभता क्यों है? क्यों चुभता है? क्योंकि समाज हमेशा नतीजों को पूछता है, प्रक्रिया को नहीं। क्या बात है, नतीजों को पूछता है? जी, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि पिछले 6 महीने में भारत का पूरा इतिहास रख लिया गया है या गणित के सबसे मुश्किल सवाल हल कर लिए गए हैं। उन्हें बस रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, उनके लिए सफलता बाइनरी है, या तो नौकरी लगी है यानी सफलता मिल गई, या नहीं लगी है यानी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये बाहरी शोर एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। लेकिन जो बात इस स्रोत में सबसे प्रेरणादायक है वो ये है कि एक सच्चा अभ्यर्थी इस शोर के बावजूद विचलित नहीं होता। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये इतना आसान है? आसान नहीं। मतलब स्रोत कहता है कि अभ्यर्थी जानता है कि मेहनत जारी रखनी है और वो विचलित नहीं होता, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या कई बार ये अनिश्चितता और लोगों के ताने फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदल जाते? एक इंसान आखिर कब तक खुद को पॉजिटिव रख सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और ये सच है कि फ्रस्ट्रेशन आती है। आनी ही चाहिए, इंसान है सब। जी, कोई भी इंसान मशीन नहीं है। ऐसे कई दिन आते हैं जब किताबें बंद करके सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। लेकिन यहीं पर उस दृढ़ता का असली टेस्ट होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं। वो कैसे? विचलित न होने का मतलब ये नहीं है कि बुरा नहीं लगता या निराशा नहीं होती। विचलित न होने का मतलब ये है कि उस निराशा के बावजूद अगले दिन फिर से अपनी टेबल पर लौट आना। हाँ, वो अभ्यर्थी किसी को सफाई नहीं देता, वो रिश्तेदारों से बहस नहीं करता कि अरे सिस्टम की गलती है। वो बस खामोशी से अपनी किताबों की ओर लौट जाता है। खामोशी से। और यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस गुस्से को अपनी पढ़ाई के फोकस में बदल देता है। बहुत खूब। जो व्यक्ति इस बाहरी दबाव को स्पंज की तरह सोखना सीख जाता है वही इस चक्रव्यूह को भेद पाता है। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मुझे स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो लगा जहाँ सिस्टम की सुस्ती और एक युवा के सपनों के बीच की खींचतान की बात की गई है। हाँ, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के शब्द हैं, कई बार सिस्टम धीमा होता है पर सपनों की रफ्तार धीमी नहीं होनी चाहिए। ये वाक्य अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास एक प्रशासनिक ढांचा है जो सरकारी फाइलों, कोर्ट के केसों, अनुमतियों और लंबी प्रक्रियाओं के बोझ तले बिल्कुल रेंगते हुए चलता है। एकदम रेंगते हुए। और दूसरी तरफ एक युवा मन है जिसके सपने उड़ने के लिए बेताब हैं। उसकी उम्र बढ़ रही है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और उसका टाइमर बहुत तेजी से टिक टिक कर रहा है। जी। ये जो सिस्टम और सपनों का क्लैश है ये बहुत ही भयानक है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये स्थिति सिर्फ इंतजार करने की नहीं है। तो और क्या है? ये बेबसी और नियंत्रण के बीच का एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। वैकेंसी का देर से आना या परीक्षा का टल जाना, ये एक ऐसी कठोर वास्तविकता है जिस पर उस कमरे में बैठे अभ्यर्थी का शून्य नियंत्रण है। शून्य नियंत्रण, सही कहा। वो चाहे दिन में 18 घंटे भी पढ़ ले, वो सिस्टम की रफ्तार को नहीं बढ़ा सकता। वो उसके हाथ में है ही नहीं। अभ्यर्थी का असली बचाव क्या होता है? लेख इसका बहुत ही सटीक उत्तर देता है। वो कहता है कि ऐसे समय में अभ्यर्थी का असली हथियार उसकी पढ़ाई और उसका धैर्य ही होता है। एक मिनट, मैं इस हथियार वाले मेटाफर पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी बताइए। जब हम हथियार शब्द सुनते हैं जी, तो दिमाग में आक्रामकता आती है, कुछ ऐसा जिससे हमला किया जाए। कोई आक्रामक चीज। लेकिन यहाँ स्रोत ने पढ़ाई और खास तौर पर धैर्य को हथियार कहा है। धैर्य तो आमतौर पर बहुत ही शांत, निष्क्रिय और पैसिव चीज मानी जाती है। हाँ, पैसे माना जाता है। जैसे बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करना। तो इसे एक हथियार के रूप में कैसे देखा जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। अक्सर हम धैर्य को पैसिव वेटिंग समझ लेते हैं, लेकिन इस संदर्भ में धैर्य बस स्टॉप पर खड़े रहने जैसा नहीं है। तो कैसा है? ये प्लैंक एक्सरसाइज करने जैसा है। प्लैंक एक्सरसाइज? जी, बाहर से देखने वाले को लगता है कि बस एक जगह शांत रुके हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा शरीर कांप रहा होता है। कोर मसल्स पूरी ताकत लगा रही होती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। यहाँ धैर्य एक बेहद सक्रिय और सचेत निर्णय है। जब सिस्टम धीमा हो तो हार मान लेना सबसे आसान विकल्प है। पर धैर्य एक बहुत ही गहरा निर्णय है। वो कहता है कि नहीं, मैं इस स्थिति में नहीं, मैं इस रास्ते पर चलूंगा।
वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, छोड़ देना सबसे आसान है। लेकिन उस अनिश्चितता के बीच अपने फोकस को टूटने न देना, खुद को रोज ये याद दिलाना कि असली काम सिर्फ पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा मानसिक युद्ध है। इसलिए यहाँ धैर्य ढाल का काम करता है, जो हताशा से बचाता है, और निरंतर पढ़ाई एक तलवार का काम करती है, जो अज्ञानता को काटती है। ये एक ऐसा युद्ध है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि खामोशी से अपने भीतर लड़ा जाता है। प्लैंक एक्सरसाइज वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। ये वाकई अंदरूनी ताकत का खेल है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी वजह से स्रोत आगे एक ऐसा शाश्वत सत्य सामने रखता है जो किसी भी तैयारी करने वाले को एक गहरी तसल्ली दे सकता है। कौन सा सत्य? उसमें लिखा है कि भले ही वैकेंसी देर से आए, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है। ये वाक्य सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर भरोसा दिलाया हो। क्योंकि जब समय बीतता है और उम्र बढ़ती है, तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या ये 3-4 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएंगी? क्या जीवन के सबसे सुनहरे साल बर्बाद हो रहे हैं? और ये डर बहुत स्वाभाविक है। जब दोस्तों को कॉर्पोरेट जॉब्स में आगे बढ़ते देखते हैं, गाड़ियां खरीदते देखते हैं, तो ये सोचना लाजमी है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत जो कह रहा है वो असल में कर्म का एक बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत है। जो ज्ञान आज उस बंद कमरे में किताबों से लिया जा रहा है, वो वाष्प बनकर उड़ नहीं जाएगा। वो कहीं नहीं जाने वाला। वो दिमाग की वायरिंग बदल रहा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि परीक्षा में 4 ऑप्शन में से एक सही टिक करना है। तो फिर किसके लिए? ये मेहनत सोचने के तरीके, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देती है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस अपना सही समय और सही रूप तलाशता है। बिल्कुल। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ये पूरी प्रक्रिया इंसान के व्यक्तित्व को ही बदल कर रख देती है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी का इंतजार और उस दौरान खुद को संभाले रखना उस व्यक्ति को भीतर से गढ़ रहा होता है। गढ़ रहा होता है, एकदम सही शब्द है। वो सिर्फ इतिहास की तारीखें या विज्ञान के फॉर्मूले नहीं रट रहा है, वो असल में जीवन के सबसे बड़े पाठ सीख रहा है। जैसे विपरीत परिस्थितियों में संयम कैसे रखें, गिरकर दोबारा कैसे उठें और अपने आप पर अटूट विश्वास कैसे रखें। ये वो चीजें हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। एकदम सही। और यहीं से हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जी, मतलब इस लंबी प्रतीक्षा, इस अंतहीन पढ़ाई, अलार्म की आवाज, रिश्तेदारों के तानों और सिस्टम की सुस्ती, इन सब को झेलने के बाद अंत में क्या मिलता है? अंतिम फल। स्रोत बहुत ही खूबसूरती से इस चर्चा को अपने परिणाम की ओर ले जाता है। वो कहता है कि किताबों के साथ बिताए गए ये साल एक दिन सम्मान में बदलते हैं। सम्मान में? ये शब्द सम्मान बहुत वजनदार है। बात सिर्फ एक सरकारी सैलरी या जॉब सिक्योरिटी की नहीं हो रही है, बात एक पूरे कायाकल्प की हो रही है। बिल्कुल। एक साधारण सा छात्र जिसे कल तक कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, जिसे शादी ब्याह में बचकाने सवाल पूछे जा रहे थे, वो अचानक समाज में एक शिक्षक, एक गुरु के रूप में स्थापित हो जाता है। ये परिवर्तन जादुई लगता है। जादुई भी है और बहुत तार्किक भी। और जो बात सामने आई कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। एक बहुत ही गहरी लाइन है इसमें। जो अभ्यर्थी सालों तक तैयारी करता है, वही एक दिन बच्चों का भविष्य बनाता है। बच्चों का भविष्य बनाता है। ये वाक्य उस पूरी तपस्या का असल उद्देश्य स्पष्ट कर देता है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो वो व्यक्ति पिछले 4 सालों से सिर्फ अपने लिए एक नौकरी नहीं मांग रहा था। तो फिर क्या कर रहा था? वो जाने अनजाने में खुद को उन हजारों बच्चों के लिए तैयार कर रहा था जिनका भविष्य कल उसके हाथों में सौंपा जाने वाला है। कमाल की बात है। समाज को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद मजबूत हो, तभी तो वो आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना पाएगा। जो इंसान खुद इतने लंबे संघर्ष की भट्टी में तप कर निकलता है, वही एक सच्चा निर्माता बन सकता है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है जी। मतलब वो व्यक्ति जो खुद अंधेरे और अनिश्चितता के सबसे बुरे दौर से गुजरा है, जिसे खुद नहीं पता था कि उसका कल क्या होगा। वही आगे चलकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का सबसे सच्चा माध्यम बनता है। स्रोत इस विचार को एक कदम और आगे ले जाता है और स्पष्ट करता है कि संघर्ष के दिनों में जो खुद को संभाल लेता है, वही आगे चलकर मजबूत शिक्षक बनता है। मजबूत शिक्षक। ये जो मजबूत शिक्षक का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत दिलचस्प है। यानी एक अच्छा शिक्षक बनने की असली ट्रेनिंग सिर्फ किसी कॉलेज से बीएड की डिग्री लेने में नहीं है। असली ट्रेनिंग तो उस प्रतीक्षा की अवधि में हो रही थी। बिल्कुल।
किसी किताब से पढ़कर ये नहीं सीखा जा सकता कि हार न मानना किसे कहते हैं। नहीं सीखा जा सकता, सही कहा। ये तो अनुभव ही सिखा सकता है, और एक शिक्षक के रूप में ये मजबूती बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब वह व्यक्ति कल को एक कक्षा में पढ़ाने जाएगा तो उसके सामने 40-50 अलग अलग बच्चे होंगे। हर बच्चे का अपना एक पारिवारिक संघर्ष होगा। कोई पढ़ाई में कमजोर होगा, कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा होगा। अगर उस शिक्षक ने जीवन में सिर्फ आसान सफलताएं देखी हैं, तो क्या वो उस संघर्षित बच्चे की पीड़ा समझ पाएगा? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक शिक्षक जिसने खुद हार न मानने का संकल्प लिया हो, जिसने खुद अनिश्चितता का सामना किया हो और रातों की नींद कुर्बान की हो, वो समझ जाएगा। हाँ, वो उस बच्चे को देखकर समझ जाएगा। वो सिर्फ उसे गणित या विज्ञान नहीं पढ़ाएगा, वो उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाएगा। ये बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। इसीलिए स्रोत का वो अंतिम वाक्य किसी जीत के उद्घोष की तरह लगता है। कौन सा वाक्य? उसमें लिखा है, याद रखना, भर्ती देर से आए तो भी तैयारी मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन यही मेहनत पहचान बनेगी। एक दिन यही मेहनत पहचान बनेगी। क्या कमाल का विचार है। इसका मतलब है कि जब वो सफलता मिलेगी तो पीछे की सारी चीजें, वो रिश्तेदारों के ताने, वो बार बार चेक की जाने वाली न्यूज वेबसाइट्स, वो खाली जेब वाले दिन, सब धुंधली पड़ जाएंगी, सब पीछे छूट जाएगा। और जो शेष रहेगा वो होगा एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान उसकी मेहनत, उसका ज्ञान और उसकी ये असीमित दृढ़ता होगी। और यही इस पूरे स्रोत का सबसे बड़ा टेक अवे है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये लेख सिर्फ शिक्षक भर्ती नाम की एक प्रशासनिक प्रक्रिया का वर्णन नहीं कर रहा है जी। ये असल में इंसान के कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। ये हमें सिखाता है कि सिस्टम भले ही कितना भी सुस्त हो, परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर अपनी जिजीविषा और धैर्य को थामे रखने की ताकत है तो वो अपने लिए एक रास्ता बना ही लेगा। बिल्कुल। एक सच्चे शिक्षक की नींव किताबों के ढेर पर नहीं, बल्कि इसी संघर्ष और संयम की मजबूत जमीन पर रखी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एकदम स्पष्ट है कि किताबें सिर्फ जानकारी या ज्ञान नहीं देती, वे एक इंसान को अंदर से गढ़ने का काम करती हैं। ये रोज रोज का संघर्ष, सुबह उठने की लड़ाई, इंतजार के वो अंतहीन पल और कभी भी मैदान न छोड़ने की ये जिद, यही वो कच्चा माल है जिससे एक महान और दृढ़ शिक्षक का निर्माण होता है। जी। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए इस स्रोत सामग्री पर ही आधारित एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ने का समय आ गया है। बिल्कुल। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हमने बात की कि कैसे ये संघर्ष और प्रतीक्षा के दिन एक अभ्यर्थी को लोहे की तरह मजबूत बना देते हैं। लेकिन सोचा जाए तो जब ये व्यक्ति अंततः अपनी वो लड़ाई जीतकर पहली बार कक्षा में पढ़ाने जाएगा, तो क्या उसका यही धैर्य और उसका यही संघर्ष उसे अपने छात्रों की कठिनाइयों को समझने वाला एक अधिक संवेदनशील और महान शिक्षक नहीं बना देगा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या ये अनिश्चितता और इंतजार का लंबा समय, जिसे अक्सर जीवन का बर्बाद समय मान लिया जाता है, असल में उसे एक बेहतर इंसान और एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में ढालने की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी ट्रेनिंग नहीं है? यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इस पूरे संघर्ष के नजरिए को ही बदल देता है। जी। और उस इंतजार को एक नई और बहुत बड़ी सार्थकता प्रदान करता है। एकदम सच। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल और इस नजरिए पर श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।